ये ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत। विशेष स्वागत डॉक्टर चंद्रमोहन भगत जी का, जो आज हमारी कक्षा में विषय ले रहे हैं। बहुत ही दो विषय हैं आज। हमेशा हमारी क्लास में एक ही विषय होता है ज्यादातर, आज दो विषय और दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है सीनियर सिटीजन अपने स्वास्थ्य का देखभाल कैसे कर सकते हैं। आपने पहले ही बताया, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है ये। जब कुछ घटना होती है तो पता चलता, तो आपकी बातें याद आती है और हम सोचते हैं कि शायद इन्होंने ये आपका वो सुना होता, लेक्चर आपका वक्तव्य सुना होता तो उनको ये दुर्घटना नहीं होती। और छोटी छोटी चीजें जो आप बताएंगे तो हमें लगता है कि तो ये तो बहुत आसान है, हम इनको कर सकते थे, हमें ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अपने आप ध्यान में बहुत सारी चीजें नहीं आती है और बहुत अच्छे से आप बताते हैं। और दूसरा विषय जो ले रहे हैं आप, अंगदान के बारे में, कि किस प्रकार से हम अंगदान कर सकते हैं, क्या क्या उसमें होता है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और आप सभी जानते हैं कि आपके दो हॉस्पिटल हैं, एक जनकपुरी में है और एक पालम का जो फ्लाईओवर है उसके पास है वकद हॉस्पिटल। बहुत सारे लोग जो द्वारका में रहते हैं या दूर में रहते हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। और अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय कराएं। वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं आपके बारे में, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ लोग नए लोग होते हैं, इसलिए परिचय बहुत जरूरी है। अनिल जी। जोशी। ओम धन्यवाद। हमें भी सौभाग्य मिल रहा है डॉक्टर साहब के स्वागत का। शुक्रिया। डॉक्टर साहब का काफी दिन तक नहीं आए तो हमें सुना सुना सा लगता है कि डॉक्टर साहब काफी दिन हो गए, डॉक्टर साहब के दर्शन नहीं हुए, डॉक्टर साहब को सुनने का मौका नहीं मिला। और इतनी व्यवहारिक और महत्वपूर्ण चीजें आप बताते हैं कि जिसका वास्तव में, जैसा सरोज जी ने उल्लेख किया, कि दैनिक जीवन में ध्यान में आता है कि वो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और उसका खास तौर से सभी सीनियर सिटीजन्स को अवश्य उसको ध्यान से सुनना चाहिए और जीवन में व्यवहारिक रूप से उसका उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब जैसा बताया, एमबीबीएस एमडी हैं एआईएम एम से। और आप निदेशक हैं दो हॉस्पिटल्स के, जनकपुरी में भी है, पालम में भी है। आप जो इसकी संस्था है, उसके साथ आप आरडीए एम्स में रहे हैं, उसके प्रबंधन बोर्ड में रहे हैं और अ, कई और दायित्वों पर रहे हैं। साथ ही आपने अपने जो प्रबंधन क्षमता है, क्योंकि दो अस्पताल चला रहे हैं, तो इसलिए उन प्रबंधन क्षमता को और ज़्यादा विकसित करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, इंदौर और कोलकाता में विभिन्न विषयों पर, जैसे स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन, सिस्टम में वृद्धि, नेतृत्व कौशल, प्रस्तुति और दस्तावेजीकरण इत्यादि में आपने कोशिश किए हुए हैं। तो उसके कारण से आपकी प्रबंध क्षमता, और हम तो देखते हैं दो अस्पतालों को चलाना कोई आसान नहीं है, तो बहुत सारी संस्थाओं की आपकी सदस्यता भी है और बहुत सारे विषयों पर आपका, सामाजिक विषयों पर आपका अम, आपकी पकड़ भी है, आपकी जानकारी भी है, आप उन विषयों पर चर्चा भी करते रहते हैं। तो आज जैसा इन्होंने बताया कि आप दो विषय, और दूसरा विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि भारतीय समाज में काफी हद तक जो है वो टैबू विषय है, क्योंकि अंगदान देना प्रायः ये मान लिया जाता है कि ये सामाजिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं है। अभी हमारे एक मित्र गए थे और प्रेमानंद जी के पास वृंदावन में, तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा भी उनसे कि जो है वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये समाज के अंदर ये विषय चल रहा है और ऐसे में कुछ लोग हैं जो नई सोच के लोग हैं जो अंगदान कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब उसके बारे में भी हम लोगों को प्रेरित करेंगे। और जब डॉक्टर साहब आए हैं तो हम अपेक्षा भी करेंगे कि हम डॉक्टर साहब से कुछ सुने, तो दो नहीं तीन बातें। तो डॉक्टर साहब की कविता भी हमको सुनने का मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब यूट्यूब के माध्यम से और बाकी माध्यमों से अपना संग्रह भी आया है डॉक्टर साहब का। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम
डॉक्टर साहब से इन विषयों के बारे में उनका मार्गदर्शन है। जी डॉक्टर नमस्कार साहब। सब। नमस्कार सबको। अ, गला खराब होने की माफी चाहूंगा, आज आवाज इतनी साफ नहीं होगी। कल ही शुरू हुआ है वायरल, ये भी बारिश की देन है। ठीक है ना। तो पहला विषय आज हमारा है बारिश में होने वाली बीमारी। अभी बीमारियां दो तरह की मैं मोटे मोटे बताऊंगा। एक तो फिजिकल है प्रॉब्लम, कि बारिश में पानी ज्यादा होने से क्या क्या होता है, और ज्यादातर बीमारियां उसी से जुड़ी हैं। बारिश का इंतजार तो हम करते हैं गर्मी के बाद, मजा भी आता है जब फुहार पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ समस्या भी खड़ी होती है। तो इनमें से डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा जी सुझाव दे रहा हूँ कि अ, आप ये तो विषय जो ले रहे हैं बारिश वाला, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। इसके बाद आप ना, जो आप जनरली सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ टिप्स देते हैं ना, वो बहुत उपयोगी हैं, और बहुत लोगों ने कहा कि डॉक्टर जी साहब का उसके, तो वो भी आप थोड़ा सा ना आप जी, बता दीजिए। उसी पे जा ही रहा था मैं, हम्म। कि बारिश की बीमारियां तो हैं, हेल्थ टिप्स भी हैं, लेकिन ना दो चीजें फिजिकल होती है इन दिनों। एक, कि ज्यादा पानी होने से फर्श चिकने हो जाते हैं, घर के भी, बालकनीज के भी, इधर उधर, या कहीं भी पोछा भी आप लगाते हैं तो सूखता आसानी से। तो ऐसे मौसम में जरा ध्यान से चलिए कि गिरे नहीं। गिरने से जब हड्डियां टूटती हैं तो बहुत कष्ट होता है। हड्डी टूटने में ओल्ड एज में मेरे को हमेशा चिंता रहती है कि इसको प्रिवेंट करना चाहिए। तो एक तो जो भी फुटवियर डालते हैं ऐसा डालिए कि पैर नहीं फिसले, और बहुत हार्ड नहीं हो और बहुत चिकना भी नहीं, ताकि आप फर्श पे फिसले नहीं। दूसरी जो अधिक पानी होने से समस्या होती है, कि ओल्ड एज में देखिए वैसे भी सुनाई कई लोगों को कम देता है, और बारिश में क्या होता है कि वैक्स जो है कान के अंदर वो फूल जाती है। वो फूल जाती है तो सुनाई देना और कम हो जाता है। तो ये जो दोनों ही चीजें आप हैंडल कर सकते हैं। अगर वैक्स ज्यादा तंग कर रही है, सुनाई देना एकदम कम हो गया, तो ईएनटी के डॉक्टर को जाके दिखाइए। जरूरत होगी तो वैक्स निकाल देंगे वो। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि फिसलने से बचना है हर हाल में, कि बारिश में आपको फिसलना नहीं। अगर आपको फिसलना नहीं है तो उसके लिए आपकी चप्पल ठीक होनी चाहिए, आपके शूज ठीक होने चाहिए, और जरूरत पड़े तो आप सपोर्ट लेके चलें, चाहे वो डंडा लेके चलें, चाहे वो जैसे भी है, लेकिन गिरना नहीं है ये सोच के चलिए। तो ये तो हो गई कुछ मोटी मोटी प्रॉब्लम जो अक्सर चर्चा नहीं होती, क्योंकि ये बीमारी का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉब्लम्स है। तो अब इसमें फिर हम आगे चलते हैं कि जब पानी ज्यादा होता है तो क्या होता है। वाटर बॉर्न डिजीजेज भी होती हैं। वाटर बॉर्न डिजीजेज में लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन जिसमें मेनली जो होता है एक टाइफाइड है, जो इन दिनों होता है। तो किसी को भी फीवर, अगर थोड़ा सा जुकाम, खांसी जुकाम के अलावा चल रहा है, तो टाइफाइड की सोच के करें और उसको डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट करवाएं। दूसरा है कॉलरा। कॉलरा अक्सर बारिश के दिनों में होता है, और किसी को भी बहुत लूज मोशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी यानी बहुत दिन में 15-20 आ गए हैं, तो डॉक्टर को सलाह करके, कि कॉलरा ना बड़ी इजीली ट्रीटेबल है, बड़े आराम से उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो लूज मोशन पानी की तरह जो आ रहे हों वो कॉलरा हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। फिर ये पानी की कंटेमिनेशन से हेपेटाइटिस ए और ई होती है। दो वैरायटी है हेपेटाइटिस की, ए और ई, दोनों ही पानी से होती हैं। कि गंदा पानी जब आपके लिवर को असर करता है तो होता है। अभी जब पानी ज्यादा होता है तो मच्छर भी ज्यादा पैदा होते हैं। मच्छर ज्यादा पैदा होते हैं तो ये कुछ सेटिंग ऐसी होगी कि मेरे को बाकी दर्शकों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं। तो हमें तो आपका और आ बहुत रहे आ सारे रहे चेहरे हैं। आ गया नहीं, मैं देखना हम जो लोग सुन रहे हैं कितने ध्यान से सुन रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो हाँ, मेरे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सब ध्यान से सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। नहीं हो गया, रीसेट कर लिया मैंने उसको। तो अब दूसरी चीज आ जाती है। ये तो हो गई कि तीन डायरेक्ट पानी से जो बीमारी होती है, गंदे पानी से, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और कॉलरा। फिर आ जाता है मच्छरों से होने वाली बीमारी। तो बारिश होता है तो मच्छर भी पानी में इकट्ठे हो जाते हैं, ये सब पैदा होते हैं। तो इनमें जो मुख्य हमें जो तंग करते हैं वो है, एक तो डेंगू फीवर है, दूसरा मलेरिया है। मलेरिया का ओवरऑल इंसिडेंस पिछले कुछ सालों से कम होता जा रहा है। आप सबके एफर्ट से, गवर्नमेंट के एफर्ट से, आप लोग भी उस एफर्ट में योगदान रखिए कि घरों में पानी, जैसे बारिश हो रही है ना,
तो अगले दिन जहां जहां पानी इकट्ठा है वो सारे बर्तन उल्टे करें। गमलों के अंदर भी ज्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है तो उनको भी खाली करें, पौधों के लिए भी अच्छा नहीं है ज्यादा पानी रहेगा गमले में। तो जैसे ही बारिश खत्म होती है ये पानी बर्तनों से खाली करें, नहीं तो मच्छर पैदा होगा, मच्छर पैदा होगा तो डेंगू फीवर भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है। अभी डेंगू की आवाज आनी शुरू नहीं हुई है लेकिन थोड़ी देरों में आ जाएगी कि डेंगू के इतने केस हो गए उतने हो गए। तीसरा जो है वो है चिकनगुनिया, ये भी मच्छर से होता है और इसमें जॉइंट पेन्स होती है बाद में बहुत। तो तीनों ही मच्छरों से है, तो मच्छरों से बचिए। अब मच्छर से बचने के लिए पहला तो ये होता है कि ब्रीडिंग तो नहीं होने दें। घरों में और आसपास ब्रीडिंग नहीं होने दें। आपके घर के आसपास भी कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको निकलवाइए। नहीं निकलवा सकते तो उसमें थोड़ा सा डीजल या ऑयल जो है कुछ उसमें जाके डाल दें। उससे क्या होगा, मच्छर जो उसमें पल रहा है वो खत्म हो जाएगा। घर के अंदर जितने बर्तन है उनको खाली करेंगे, हर बारिश के बाद उसको खाली करेंगे। और मॉस्किटो नेट है, मॉस्किटो रेपेलेंट है, और कपड़े हैं। आपके कपड़े कैसे डालते हैं, अगर आपके कपड़े ऐसे हैं कि पैर एक्सपोज रहते हैं और आपके पैर टेबल के नीचे जाते हैं जब, तो अक्सर ये जो मच्छर है पैरों में काट लेता है, एंकल्स के आसपास, फुट पे, और फिर बाद में आप खुजली करते हैं। तो ये आपको मच्छर का जो बाइट है ना ये रोकना है। तो मॉस्किटो नेट तो पहले बड़ा इफेक्टिव था लेकिन आजकल ना इतना प्रेविलेंट नहीं है, ओपन एरियाज में तो लोग करते हैं। फिर आता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में एक तो कॉमन फ्लू है, जिससे जैसे मेरे को उसने पकड़ लिया कल से, ये कॉमन फ्लू है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, 3-4 दिन लेगा और बदन टूटता है, फीवर होता है, खांसी होती है और नाक बहता है। तो ये हो गया कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। कॉमन कोल्ड एंड फ्लू के लिए मैं यही कहूंगा कि ओल्ड एज में वैक्सीन आती है फ्लू की, सस्ती है, पिछले साल के स्ट्रेन के हिसाब से बनती है। हर साल स्ट्रेन चेंज होता है वायरस का, लेकिन ये वैक्सीन जो है ओल्ड एज में रिकमेंडेड है कि आप हर साल फ्लू की वैक्सीन लगवा लें, महंगी नहीं है। कुछ वैक्सीन बहुत महंगी होती है, ये सस्ती होती है। फिर है इन्फेक्शन होने से, वायरल इन्फेक्शन होने से कोल्ड, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा का इंसिडेंस बढ़ जाता है। जिन जिन को ब्रोंकाइटिस अस्थमा है वो इस कोल्ड से बचें, भीड़ भाड़ में नहीं जाए, भीड़ भाड़ में नहीं जाएं और अपना मुंह ढक के रखें या जो खांसी कर रहा है उससे दूर रहें। एक यहाँ पे मैं और सावधानी वाली बात बताना चाहूंगा कि बारिश में ज्यादा नमी होने से जो रेलिंग्स वगैरह और जो कांटेक्ट पॉइंट्स है उन पे जो मैल है वो उभर जाती है, वो गीली हो जाती है। तो उसकी सफाई भी करवाए, क्योंकि जब आप इस मैल को टच करेंगे हाथ से तो इन्फेक्शन आपके पास आएगा। तो कॉमन एरियाज में रेलिंग्स वगैरह को टच करना अगर अवॉइड कर सके तो करिए, क्योंकि ये आपको इन्फेक्शन देगा और ये इन्फेक्शन आपके लंग्स को भी तंग करेगा और लॉन्ग टर्म में डैमेजिंग होता जाता है। फिर आ जाता है तीसरी चीज, हो गई बैक्टीरियल हो गया इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, मच्छर की वजह से हो गया। तीसरी चौथी चीज जो आती है वो है फंगल इन्फेक्शन। अब फंगल इन्फेक्शन इन दिनों बहुत कॉमन होता है बारिशों में, और इसका कारण है कि नमी। नमी, अब जहां जहां नमी ज्यादा होती है और जो डायबिटिक है दोनों में चांसेस होने के ज्यादा है। एक होता है फंगल इन्फेक्शन टोज के बीच में, पैर की उंगलियों के बीच में अक्सर बारिशों में इन्फेक्शन हो जाता है और स्मेल भी बहुत आती है। इसको कहते हैं एथलेटिक्स होता है। एथलेटिक्स इसलिए होता है, ये एथलेटिक्स जो है वो जूता डाल के हमेशा भागते रहते हैं तो पसीना बहुत आता है और बारिश में भी वही कंडीशन हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये पैरों के बीच में फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। इनको ट्रीट करिए, इनको साफ रखिए, सूखा रखिए नाखून के बीच में, और जब नहाते हैं तो इनको रेगुलरली टोज के बीच का जो एरिया है इसको क्लीन करिए, हफ्ते में 2 बारी 3 बारी, और जरूरत पड़े तो इसको दवाई भी लगाइए, क्योंकि ये जब आप जूता उतारते हैं ना तो उसमें से स्मेल बहुत आएगी इस केस में। स्मेल आएगी तो जो आपको भी बुरा लगे और आपके आसपास जो बैठा है उसको भी बुरा लगे। तो ये टोज को मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि जब भी आप कहीं, आप मंदिर में गए आपने जूता उतारा, सत्संग में गए जूता उतारा, क्रियाकर्म में गए किसी के जूता उतार के बैठे, जब आपके पैरों से स्मेल आएगी तो अच्छा नहीं है। और ये लगातार जो क्रॉनिक स्मेल, ये टोज के बीच में इन्फेक्शन होता है, ये अच्छा नहीं है। काट भी देता है, कई बार अंदर से चमड़ी कट भी जाती है, उसको हीलिंग में टाइम ज्यादा लगता है, वो तो जाता है। दूसरा, नमी वाले एरियो में जैसे आइज के बीच में,
खुजली हो जाती है और गोल गोल वो रिंग्स बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रिंग वर्म इन्फेक्शन हो गया है। वर्म नहीं है कोई, ये फंगल इन्फेक्शन। तो ये खुजली डायबिटीज में ज्यादा होती है, नमी वाले जहाँ पे एरियाज है वहां होती है। तो ये आसानी से ठीक हो जाती है, इसकी दवाई लोकल लगानी पड़ती है। फिर होता है कैंडिडा। कैंडिडा इन्फेक्शन होता है, ये मुंह में या इसी तरह और भी जेनिटेलिया पे या कई जगह फ्लेक्स से बन जाते हैं, व्हाइट फ्लेक्स, सफेद रंग के फ्लेक्स होते हैं। और वो खुजली भी करते हैं लेकिन डिस्टर्बिंग बहुत होते हैं, तो जैसे ही उनको मौका मिलता है बड़ी स्पीड से ग्रो करते हैं कैंडिडा। कैंडिडा आमतौर से एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन जब उसको एक मौका मिल जाता है पनपने का तो वो एकदम फैल जाता है, और फिर आपको खुजली भी होगी, आप परेशान भी होंगे। ठीक है। और ये सब नरम नरम कह रहा हूँ, नमी वाले कपड़ों की वजह से हो सकता है, नमी वाले चप्पल की वजह से। तो अपने जूतों को रेगुलरली सुखाइए भी। जो लोग स्पोर्ट्स डाल के जाते हैं उनको वॉश करिए, सुखाइए, और बेहतर होगा कि दो जोड़ी रखें, एक जोड़ी को सुखाएं और फिर दूसरा डालें, क्योंकि नमी एक दिन की दूसरे दिन में रहेगी तो इन्फेक्शन भी दूसरे दिन में और होगा। ये बड़ा सिंपल सा है कि आप शूज को ठीक से ड्राई करिए, धूप लगवाइए उनको, नहीं तो ऐसा चप्पल डालिए जो अच्छी ग्रिप भी दे और हवा भी लगे। अब इसमें एक जो मैं ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, डेकाथलॉन में एक वो आते हैं सैंडल टाइप के, वो स्लिप भी नहीं करते हैं, हवा भी लगती है और तोड़ने में ग्रिप भी बड़ी अच्छी देते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेट के इन्फेक्शन, इसमें जो आते हैं। अब पेट के इन्फेक्शन क्यों होता है कि जो टेम्परेचर इन दिनों चल रहा है 30 डिग्री के आसपास, 30 से 35 के बीच में चल रहा है, ये टेम्परेचर बड़ा आइडियल होता है खाने को खराब करने के लिए। ब्रेड पे फंगस लगने से लेके, हालांकि ब्रेड की फंगस नुकसान नहीं करती है, ब्रेड पे फंगस लगने से लेके दही का खराब होना या मिठाई का खराब होना, ये सब इस टेम्परेचर में बड़े आइडियल टेम्परेचर है, इसमें खाना खराब हो जाता है। और खाना खराब होने से क्या होता है कि इनडाइजेशन होता है, इनडाइजेशन होगा और लूज मोशन भी हो जाएगा। ये जो लूज मोशन होता है, डायरिया होता है, ये नॉन इन्फेक्टिव होता है, लेकिन ये जब होता है तो बहुत जोर से होता है और 2 दिन 3 दिन आपको परेशान करता है। खाने को हमेशा ढक के रखें, खाने को या तो फ्रिज में रखें या जैसे ही ताजा बने ताजा खा लें, लेकिन उसको बाहर ओपन में मत रखिए। बाहर का टेम्परेचर जो है वो खाना खराब करने के लिए इस वक्त, जो नमी भी है साथ में, बहुत ही आइडियल है। जैसे आप लोग खुद भी नोट किया होगा, लेडीज भी बैठी हैं, कि जो खाना वैसे गर्मी में आप 4 दिन बाहर रखो तो भी खराब नहीं होता, इन दिनों एक दिन में वो खराब होने लग जाता है। तो ये खाने का जो खराब होना, सड़ना है, इस पे ध्यान रखें, क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग जो है ना, आपको कई बार भर्ती भी होने के लिए मजबूर कर देगी, इतना ज्यादा होता है, वॉमिट होती है, साथ में लूज मोशन होते हैं। तो डायग्नोसिस भी हिस्ट्री से ही निकालते हैं कि खाना खराब खाया क्या है, लेकिन फ्लूइड देना पड़ता है, क्योंकि जब मुंह से कुछ नहीं आदमी ले पाता तो आईवी फ्लूइड देना पड़ता है। लेकिन बाकी मैं जैसे मैं कहूंगा कि लूज मोशन वगैरह होते हैं तो अपने पानी की इंटेक या ओआरएस की इंटेक बढ़ा दीजिए, ताकि आपको एडमिट नहीं होना पड़े लूज मोशन के। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, स्किन। स्किन में एलर्जीज बहुत होती है इन दिनों, और रैशेस भी होते हैं। ये अब इसके कारण होते पुअर हाइजीन भी होती है, इसका कारण ह्यूमिडिटी भी होती है, और इंसेक्ट बाइट भी होते हैं, यानी मच्छर और कीड़े। बरसात में बहुत सारे कीड़े होते हैं, जब आप पार्क में जाते हैं, खुले में जाते हैं, तो छोटे छोटे कीड़े आके आपको टच करते हैं, काटे जाते हैं, या कभी आप उनको मार देते हैं तो उसका जो रस होता है वो भी आपकी स्किन पे असर डालता है, तो रैशेज होते हैं, फिर परेशान होते हो, और बस भी पड़ जाती है कई किसी किसी केस में, पर थोड़ी देरों में ठीक हो जाते हैं दवाई लगाने से। तो ये करना जरूरी है। एक और मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा जो शायद कईयों ने नहीं सुना होगा, वो है लेप्टोस्पाइरोसिस। जैसे अभी बारिश कल भी बहुत तेज हुई थी और पीछे भी बड़ी लंबी लंबी बारिशें हुई हैं, तो पानी इकट्ठा हो जाता है। जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो आप उस पानी में चलते, मजबूरी होती है, जूता डाल के चलते हैं पर मजबूरी होती है, आप जाते हैं, वो ये पानी जो आपकी स्किन के कांटेक्ट में आता है, और इसी पानी में जानवर भी घूम रहे होते हैं और उनकी पॉटी का भी असर होता है। तो एक बीमारी होती है लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो इस गंदे पानी से जो सड़कों पे बह रहा होता है या बाहर निकला होता है,
जिसको आप लोग, क्योंकि आपको आगे जाना है तो आप क्रॉस करते हो, उसमें पैर रख के। तो जब भी ऐसा होता है तो घर जाके अच्छे से पैर धोइए, जूता उतारिए, पैर धोइए अच्छे से। और अगर कोई फीवर है तो लेट द डॉक्टर डू द डायग्नोसिस, इसके लिए टेस्ट करना पड़ता है और ठीक हो जाता है। ये नहीं कि ऐसी बीमारी जो बहुत तंग करेगी, लेकिन ठीक हो जाता है। फिर बचता है आई का इन्फेक्शन। आई के इन्फेक्शन में मालूम है आपको कि जब भी बारिश का मौसम खत्म होने लगता है, कंजक्टिवाइटिस का इंसिडेंस बढ़ जाता है। और कंजक्टिवाइटिस का इंसिडेंस बढ़ जाता है यानी आंख में लाली आना। इसमें कभी भी स्टेरॉइड्स नहीं डालेंगे। अक्सर घर में एंटीबायोटिक स्टेरॉइड पड़ा होता है, कभी भी स्टेरॉइड नहीं डालिए। हाँ, अगर आपको तकलीफ ज्यादा है तो आई के डॉक्टर को दिखा दीजिए। अदरवाइज काला चश्मा लगाइए, हाथ बार बार धोइए, अपने से दूसरे को इन्फेक्शन नहीं दीजिए, और आंखों के आसपास खुजली नहीं करें। आंखों के आसपास खुजली नहीं करनी है। और खास तौर से जो हाथ मल के फिर इधर उधर हाथ लगा के फिर आंख पे लगा लेते हैं, वो अवॉइड करना है। क्योंकि कंजक्टिवाइटिस का ये वायरस जो है, अक्सर वायरल होता है। ये जो वायरस है वो रेलिंग से, इधर उधर चीजों से टच होके आ जाता है, या जो लोग भीड़ वाले वाहन में सफर करते हैं, बस वगैरह में, वहां से हो सकता है। तो जब भी ऐसा है कुछ थोड़ा दूर रहें वहां से। अब इन सब का प्रिवेंशन कुछ कुछ तो मैंने साथ साथ बता दिया, फिर भी मोटे तौर पे मैं कुछ लिस्ट ही आपको दे देता हूँ जो ध्यान रखें। एक तो साफ पानी पिए, बॉयल्ड या फिल्टर। फिल्टर के बारे में मैंने आगे भी जिक्र किया, अभी फिर करता हूँ। एक होता है सिंपल फिल्टर, एक होता है आरओ फिल्टर, और एक होता है यूवी लाइट फिल्टर। जो आपके लिए जो आरओ फिल्टर है, जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आरओ फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके पानी का जो मिनरल कंटेंट है वो एक उसमें सेट होता है। लेकिन जब आप बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं तो आरओ फिल्टर लगाइए और उसको सेट करवाइए, ये नहीं कि जितना मर्जी उसमें कम कर दिया। फिर है यूवी लाइट फिल्टर। यूवी लाइट फिल्टर जो है, वो जब आप ओरिजिनल फिल्टर लेते हैं तो उसमें एक यूवी लाइट है। और यूवी लाइट जो है वो, उसके सामने से जब पानी गुजरता है तो उसके अंदर के वायरस मर जाते हैं। बहुत इफेक्टिव है। लेकिन ये तो आपने नया फिल्टर लगाया, थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि फिल्टर की ट्यूब खराब हो जाता है, ट्यूब खराब हो जाती है। अब क्योंकि ये अंदर से यूवी लाइट आपको दिख नहीं रही होती है, तो आपको पता नहीं चलता कि वो काम कर रहा है। बाकी साइड से कहीं से देखेंगे तो आपको ब्लू सी लाइट दिख जाएगी। अब अगर ये ब्लू लाइट नहीं है, या आपने वैसे सर्विस कराई है और यूवी उसने बोला है कि आपकी यूवी लाइट खराब हुई है, मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये श्योर करिए कि नकली यूवी लाइट उस पर नहीं लगी। क्योंकि नकली यूवी लाइट आपको तसल्ली तो देगी, लेकिन वो अपना काम नहीं करेगी, वो वायरस को मारने। यूवी लाइट के बारे में आप लोगों का ज्ञान बढ़ गया था जब ये कोविड आया। यूवी लाइट चैम्बर्स, यूवी लाइट एक्सपोजर, यूवी लाइट, यूवी लाइट बड़ा पुरानी टेक्निक है और बड़ी इफेक्टिव है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि यूवी लाइट को आंखों पे नहीं लगने दें। स्किन पे भी ज्यादा देर रहती है तो असर डालती है और आंखों में कॉर्निया को डैमेज कर देती है। ये तो हो गया वाटर फिल्टर के बारे में, जो मेरे को कहना था कि यूवी लाइट जो है अपनी ओरिजिनल लगवाएं उसमें, अच्छी कंपनी की। लोकल कई बार ये होता है, वेंडर जो होता है अपने पैसे बचाने के लिए आपको ये नकली यूवी लाइट लगा के चला जाए। दूसरी बात जो कहना चाहूंगा कि स्ट्रीट फूड जो है इन दोनों अवॉइड करें। वहीं से खाना खाइए जहाँ पे फ्रेश खाना मिलता है और ठीक से कवर्ड। क्योंकि ये टाइम नहीं है मस्ती करने का। फूड फेस्टिवल हो सकता है लग गए हो कहीं पे, लेकिन खाना वहीं से खाइए जहाँ पे एकदम रेगुलर टर्नओवर होता है। स्टेल फूड नहीं, यानी सुबह का बना तो सुबह खत्म होगा, शाम का शाम का। इस मामले में हमारे ढाबे ज्यादा अच्छे हैं बजाय होटल्स के। क्योंकि मैंने बड़े होटल्स में भी देखा है कि वो डीप फ्रीजर से खाना निकालते हैं और सर्व करते हैं आपको, उसको तड़का वगैरह लगा लोगे। और कई बार पेट खराब भी होता है। कहते तो आप कि हम बड़े होटल से खाना खा के आए, लेकिन पेट खराब होता है। तो बेटर है कि वो ढाबा जो चलता फिरता है वहां से खाना खाएं। वहाँ आपको अगर शौक है बाहर खाने का, नहीं तो घर का बना हुआ खाना है। लेकिन घर में भी ध्यान रखना है कि खाना जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आता है उसको फ्रिज में रख दें। ये नहीं कि उसके 4 घंटे बाद रखें। तो 4 घंटे जो फ्रिज से बाहर वो पड़ा रहेगा रूम टेम्परेचर पे, तो वो कंटेमिनेट हो जाएगा इस मौसम में।
मॉस्किटो रेपेलेंट्स, मॉस्किटो नेट्स की बात मैं पहले कर चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। फिर कपड़ा कौन सा डालना है ये भी जरूरी है। देखिए, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आजकल आता ही है, उस पर लिखा हुआ आता है मोबाइल वगैरह पे कि टेम्परेचर 32 डिग्री फील्स लाइक 39 डिग्री। ठीक है ना। अब ये जो होता है इसलिए महसूस होता है फील्स लाइक, क्योंकि ह्यूमिडिटी है और वो आपके पसीने को उड़ने नहीं देती। ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा होती है कि पसीने को उड़ने देता है, आपका शरीर बहुत गर्म लगता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लाइट कपड़े डालें, ब्रीदेबल। ब्रीदेबल मीन्स जिसमें से हवा जाती हो, और इसके लिए बेस्ट हमारा खादी ही है। बेस्ट कपड़ा इसमें जो है हमारा कॉटन का है, खादी का है, पतली खादी हो, बहुत मोटा कपड़ा नहीं डालना। आपका पसीना उड़ने की जगह उसमें होनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन पर बहुत ध्यान देना, थोड़ा फसी भी होना पड़ेगा। हाथ धोइए बार बार, और मास्क लगा के रखिए, या इसको इन्फेक्शन है उसको पास नहीं है। खाने को ठीक से रखें, और जो टिन्ड फूड अगर आप ले रहे हैं कहीं से तो वो टिन फूला हुआ नहीं, पफ उसको कहते हैं, पफ टिन। तो पफ टिन नहीं होना चाहिए, ये ग्रॉसली इन्फेक्शन हो सकता है उसमें और आपकी जान को भी खतरा कर सकता है। तो पफ टिन फूड नहीं। तो अब इसमें से ये तो समझ में आता है कि ज्यादातर बीमारियां हम रोक सकते हैं, हालांकि होती हैं हर साल। जॉन्डिस भी होती है, टाइफाइड भी होता है इन दिनों, मलेरिया भी आता है, डेंगू भी आता है। लेकिन हम जो हमने इसको बचने के तरीके बताए हैं वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे उनसे बच सकते हैं, और वो बचना बहुत जरूरी है। आप उसको करिए, अपने मच्छर को भी रोकिए और दूसरे के मच्छर को भी अपने घर नहीं आने दीजिए। तो ये तो हो गया ओल्ड एज की बीमारियों, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं अभी, और फिर हम उस पर आ जाएंगे। इस बहाने मेरे गले को भी शांति मिल जाएगी थोड़ी सी। दीपचंद जी, किसी के प्रश्न हो इस विषय पे तो ले लीजिए उनसे। जी, यदि किसी के कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो सर ने अभी व्याख्यान दिया, तो आप लोग बता सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी वर्मा भिवानी से। बहुत अच्छी बातें आपने, उपयोगी बातें बताई है, बहुत छोटी छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपका धन्यवाद। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस मौसम में जन वायरल इन्फेक्टेड हो जाते हैं, पर्टिकुलरली लंग्स में और स्टमक में, तो डॉक्टर लोग जो है एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक के कोर्सेज देते हैं और उनसे वो ठीक नहीं होते। ये एक उदाहरण मैंने देखा, मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर है, डॉक्टर वी के, जो 40 साल की प्रैक्टिस है उनकी। उनको स्वयं को लंग्स में वायरल इन्फेक्शन हो गया, उन्होंने 3 कोर्स एंटीबायोटिक की खाए, ठीक नहीं हुए। फिर बाय द वे मैं एसेंशियल ऑयल्स पर कार्य करता हूँ, एसेंशियल ऑयल्स डिफरेंट हैं, तो उनको दिया मैंने तो उससे ठीक हो गए। इसका अर्थ है एसेंशियल ऑयल जो है वो वायरल इन्फेक्शन आदि पर कार्य करते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, एंटीबायोटिक खाएं या ना खाएं? देखिए, एंटीबायोटिक खाने का जो डिसीजन है वो टेक्निकल होता है, इसको हम जनरलाइज नहीं करेंगे। और जो आपने एसेंशियल ऑयल्स की बात की, देखिए बॉडी को जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। आपने कहा, हम लोग कई लोग ऑयल नहीं खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर देते हैं। कई लोग कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन हमने एक शब्द भी सुना है, बैलेंस डाइट। एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं लेनी, एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं लेनी है। लेकिन अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है तो एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक टेक्निकल इशू है और इसको डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए। बलगम आपकी कैसी है, कितने दिन हो गए हैं वायरल फीवर को। और एक बात और भी है कि ये जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, जब इनको इन्फेक्शन होता है तो इनको ऐसे बैक्टीरिया से होता है जो ऑलरेडी वो पेशेंट से आया है। और वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ड्रग रेजिस्टेंट होता है। वो ड्रग रेजिस्टेंट होता है तो वो अपना टाइम लेता है, उसको ठीक करने के लिए हमें दवाइयाँ बदलनी भी पड़ती हैं। और हम एंटीबायोटिक जो है, अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो
वो अक्सर जल्दी एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, जबकि वायरल इन्फेक्शन में कई बार एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती है आखिर तक, और वो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि वायरल फ्लू है, डॉक्टर के पास जाओगे तो भी 7 दिन में ठीक होगा, नहीं जाओगे तो भी 7 दिन में ठीक होगा। ठीक है, तो अब ये एसेंशियल ऑयल तो एक अलग इशू है कि वो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिया और हमारी डाइट में वेरिएशंस भी चाहिए, कोई डेफिशिएंसी स्टेट नहीं होनी चाहिए। तो मैं स्पेसिफिकली उस केस पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ड्रग रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा मेनेंस है जो सोसाइटी के लिए पैदा हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी सेल्फ मेडिकेशन में या ऐसे जीपी से मेडिसिन ले लेते हैं जो इस बारे में सोचता नहीं है या वो अनक्वालिफाइड, क्योंकि वो आपको खुश करना चाहता है जल्दी ठीक करके। तो ये जो ड्रग रेजिस्टेंट है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक इशू है और इस पे सबको काम करना चाहिए। जी जी, एक प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ और है, जैसे आपने अभी बताया हमारे शरीर का फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो हमारी स्किन ही है, और स्किन के माध्यम से बहुत से वायरल डिजीज हमारे अंदर आ जाती हैं। तो स्किन को हेल्दी रखने के लिए क्या करें, स्किन की रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाएं हम? देखिए, स्किन एज सच कॉम्पिटेंट है अंदर इन्फेक्शन नहीं जाने देने के लिए, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर हर चीज में दी जाती है, चाहे वो बीज है चाहे वो आदमी है। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है, तो छोटे छोटे कट्स लगे होते हैं या स्किन ड्राई हो जाती है। जब स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होती है और जो ओल्ड एज में ज्यादा ड्राई होती है कई बार, तो मैं यही कहूंगा कि लाइट स्किन लोशन या लाइट स्किन ऑयल ये हर कोई अप्लाई करे स्किन उस पर, तो स्किन की जो हेल्दीनेस है वो बरकरार रखें उसको। और बहुत ज्यादा साबुन का उपयोग नहीं करें, बार बार साबुन लगाते हैं तो साबुन के बाद मॉइस्चराइजर भी लगाएं। अगर जैसे मैंने कहा हाथ धो रहा है तो हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइजर भी लगाएं। अब ये कहीं ना कहीं से डिफेंसेस ब्रीच होती हैं, बाकी स्किन इटसेल्फ बहुत बड़ा डिफेंस है बॉडी के लिए, बाहर के इन्फेक्शन को रोकने। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। आप जो नया सब्जेक्ट है अंगदान, उस पर आप थोड़ा सा जानकारी लोगों को दे तो अच्छा लगेगा। देखिए, हम सब जिस शरीर को इतना समय तक बचा के रखते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं, कहने को तो शरीर नश्वर है, लेकिन क्या हम उसको फर्दर, जिसकी हमने इतनी दिन देखभाल की, इतने साल देखभाल की, या हमारे चाहने वाले जो हमारे आसपास हैं, क्या हम नहीं चाहेंगे कि वो और समय इस संसार में बिताएं? और वो बिताने के लिए मौत के बाद तो एक ही जरिया है कि आप ऑर्गन डोनेशन की बात करें, ऑर्गन डोनेशन के बारे में सोचें। 13 अगस्त को इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, इसलिए मैं टॉपिक कीन था कि इसको लिया जाए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आप अखबारों में, सोशल मीडिया में ऑर्गन डोनेशन के बारे में सुने। और ये ऑर्गन डोनेशन मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारण है कि आपने अपनी जिंदगी जी और उसके बाद इस नश्वर शरीर को जला दिया या दफना दिया, लेकिन अगर ये उससे पहले किसी के काम आ जाए, कुछ केसेस में, सब केसेस में नहीं होता ऐसे, लेकिन इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। हमारे संस्कृति में ऑर्गन डोनेशन की सबसे पहले बात जो रिकॉर्ड में है हमारे, वो है ऋषि दगीची। ऋषि दगीची ने अपनी हड्डियों का दान दिया था, जिससे इंद्र के लिए व्रज बना था। वो व्रज जो था उसका एक शक्तिशाली हथियार था। तो ये ऑर्गन डोनेशन की बात यहाँ से शुरू हुई, ठीक है ना, कि जब उस वक्त ये ऑर्गन डोनेशन हो सकता है, तो अभी जो हम बात है ये उस टाइप की बात नहीं है कि ऋषि ने अपना शरीर दान कर दिया। लेकिन अब ये ऑर्गन डोनेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ लोगों को जरूरत होती है, उनकी जिंदगी खतरे में है कि शरीर के कुछ अंग काम नहीं कर रहे, बाकी शरीर हेल्दी है। इसमें से जो 2 विषय आते हैं मुख्य ऑर्गन डोनेशन में, एक होता है जो आप जीवित रह के कर सकते हैं और एक होता है जो मृत्यु के बाद करते हैं।
जीवित रहने वाले कई लोग करते भी हैं। आप में से जैसे कईयों ने ब्लड डोनेशन किया, तो वो भी, ब्लड भी एक ऑर्गन है शरीर में, और वो ब्लड डोनेशन करना अच्छी चीज। दूसरा जो जीवित रह के हम डोनेशन करते हैं वो है लिवर और किडनी। ये अपने रिश्तेदारों में किया जा सकता है या जानकारों में किया जा सकता है। इसको कमर्शियल तौर पे करने की वजह से एक ऑर्गन डोनेशन एक्ट बना हुआ है। तो एक्ट के प्रावधान पूरे करके ही आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा भी था कि किडनी बेचने का धंधा शुरू हो गया और ये धंधे शुरू हो गए, इन सबको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया है। तो ये जो है, जब आपके किसी रिश्तेदार को होता है तो आपकी इच्छा होती है आप दो या नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी इच्छा होती है आप दो या नहीं दो। अगर आप अपने भाई को देना चाहते हो, अपनी पत्नी को, या अपने जीवन साथी को, या बच्चों के लिए, या बच्चे आपके लिए देना चाहते हैं, तो उसमें कोई मनाही नहीं है। इसमें जो चौथी आइटम जो आती है इसमें वो है बोन मैरो। ये बोन मैरो भी कई बार कैंसर वगैरह केसेस में, ल्यूकीमिया में देना पड़ता है। तो ये देने से अच्छा रहता है। और ये क्योंकि अक्सर जो है लिवर, किडनी और बोन मैरो, ये आप अपने रिश्तेदारों के लिए कराएं, तो इसके लिए मुझे ज्यादा चर्चा नहीं करनी, पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये होते हैं। फिर आता है ऑर्गन डोनेशन आफ्टर डेथ। जिस नश्वर शरीर को आपने पाल के रखा इतने साल, जिसके लिए मेरे भी लेक्चर सुने और औरों के भी सुने, और जिसके बारे में आपने बहुत चिंता की, क्या ये जरूरी नहीं है कि हम उसको अगले कई और वर्षों तक इसको जीवित रखें, या उसकी याद को, या जिसको वो मिले उसके लिए हम कुछ करें? तो ये करने के लिए हमारा एक्ट बना हुआ है, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट। इसके लिए नोटा करके सफदरजंग में है, और अभी दिल्ली में एक और बॉडी बन जाएगी, सोटा, यानी स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप इसमें रजिस्टर भी करिए और इसके प्रोसेस को समझिए भी। जब तक पेशेंट हाँ नहीं करता है, उसमें फॉर्म नहीं भरता है, तो ये जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। और अगर रिश्तेदार विलिंग नहीं है और पेशेंट ने भी फॉर्म नहीं भरा है, तो भी ये नहीं किया जा सकता। यानी आपकी कंसेंट से होगा पूरा, और कंसेंट से होगा तो, लेकिन ये कंसेंट टाइम से होनी चाहिए। अब सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन किसमें होते हैं? या तो कोई ऐसी बीमारी है जो क्योरेबल नहीं है और परमानेंटली कॉजिंग ब्रेन डैमेज है, एक्सीडेंट से जो होती है डेथ, आईसीयू में भर्ती होते हैं, वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन डॉक्टर ने की एक टीम डिसाइड करती है, नॉट ए वन पर्सन, देयर इज अ टीम ऑफ डॉक्टर जो डिसाइड करते हैं कि ये आदमी ब्रेन डेड हो चुका है, अब ये रिवाइव नहीं हो। तो उस केस में ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिससे आप अपनी यादों को जीवित रख सकते हैं। यादों को जीवित रखने के लिए ही शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। आप ताजमहल नहीं बना सकते, मुझे मालूम है बहुत पैसा लगेगा, लेकिन आप कुछ तो ऐसा कर सकते हैं कि आदमी जो उसको रिसीव करता है वो आपको याद करे, और आपका समाज में भी नाम रहे कि देखिए इस शख्स के परिवार ने इसके ऑर्गन डोनेशन किया। जिससे अब ऑर्गन डोनेशन में क्या क्या टिश्यूज दिए जा सकते हैं? ये टिश्यूज हैं, एक तो आईज हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा चाहिए, और जरूरत भी बहुत है, देते भी हैं अभी। लेकिन अभी सप्लाई और डिमांड में जो गैप है ना, बहुत ज्यादा है। मेरे माता पिता दोनों की आईज डोनेट हुई थी, मेरी भी मौका लगेगा जरूर होगी। जीवित रह के आइस डोनेट नहीं होती है, डेथ के बाद ही होती है। लेकिन इसका प्रोसेस ये होता है कि आप अपने किसी नजदीकी को बता दें कि मुझे मेरे जाने के बाद मेरी आइस डोनेट कर दें, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो होता है हमें 6 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है। आई डोनेशन का जो प्रोसेस है 6 घंटे में कंप्लीट करना होता है। और उसके लिए ये भी होता है कि जब डेथ हो गई है, डिक्लेयर हो गया है, तो थोड़ा सा गीली कॉटन और उसके ऊपर बर्फ, डायरेक्टली बर्फ में गीली कॉटन रख के, और आप प्रॉपर अथॉरिटीज को फोन करिए, वो आएंगे, हिस्ट्री लेंगे, फॉर्म भरेंगे, कंसेंट लेंगे, और फिर 10-15 मिनट का काम होता है। तो आइस का आगे का हिस्सा, सिर्फ आगे का हिस्सा जो ब्लैक हिस्सा आपको दिख रहा है, जो एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट है, वो और उसके साथ थोड़ा सा व्हाइट पोर्शन वो एक ब्लेड से निकाल के और बाकी एक ढक्कन लगा देते हैं, ताकि आइस की जो शेप है वो वैसे के वैसे बनी। और इस तरह ये प्रोसेस, और वो करके चले जाते हैं। थोड़े दिनों में आपको एक लेटर ऑफ थैंक्स आ जाती है। तो ये आई डोनेशन हो भी रही है, लेकिन गैप बहुत है।
अब ये जरूरत किन किन लोगों को पड़ती है? अक्सर आंख में चोट लग जाती है, तो काम कर रहा है, कोई चीज उड़ के आई और पुतली के ऊपर लगी, पुतली में व्हाइटनेस आ जाती है, तो ब्राइटनेस हो जाती है। ब्राइटनेस को दूर करने के लिए ये जरूरी है। दूसरा ऑर्गन जो है डेथ के बाद जो डोनेट किया जा सकता है, आमतौर से ब्रेन डेड पेशेंट से ही लिया जा सकता है, वो है लिवर, वो है किडनी, वो है लंग्स, वो है हार्ट के वॉल, फिर स्किन है, बोन है, और इस तरह हैं 8 चीजें हैं जो डोनेट की जा सकती है। लेकिन आप जो फॉर्म भर रहे हैं, आप उस फॉर्म में डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना। मेरी सलाह तो यही रहती है कि जो भी ले सकते हैं वो ले लें। हाँ, ये जरूर है कि अगर डेथ इन्फेक्शन से हुई है तो ये ऑर्गन नहीं लिए जाते। डेथ अगर इन्फेक्शन से हुई है तो ये ऑर्गन नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर इन्फेक्शन ट्रीटेबल होता तो फिर आप भी ठीक हो गए होते, या जो भी पेशेंट है वो ठीक हो गया होता। ये सब के बाद भी अगर बॉडी डोनेट करने का प्रोविजन, और बहुत लोग करते भी हैं, ये जो बॉडीज हैं ये डेथ के बाद जो है ये मेडिकल कॉलेजेस में जाती हैं और रिसर्च में यूज होती है। ये डिसाइड रिश्तेदार ही करते हैं मौके। देखिए, अगर मैंने विश किया कि मेरी बॉडी डोनेट की जाए या मेरे ऑर्गन डोनेट किए जाए, तो अगर मेरे रिश्तेदारी एन मौके पे अगर इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो मैं तो भूत बन के अथॉरिटीज को नहीं इन्फॉर्म कर सकता। तो इसके लिए आपको एक वाया मीडिया प्रोविजन करके जाना चाहिए कि कोई ना कोई इमीडिएटली इन्फॉर्म करे अथॉरिटीज को, और ये सारा डोनेशन का प्रोसेस है वो जितनी जल्दी हो सके करें। जैसे हमारे माता पिता ने हमें कह रखा था, जब हमें कह रखा था तो हमने विद इन मिनट्स उनको फोन कर दिया आफ्टर डेथ, और वो लगाए 2 घंटे में, 2.5 घंटे में आए और वो अपना लेके अपना काम करके चले गए। हमारा जो क्रीमेशन का प्रोसेस था वो वैसे के वैसे जारी रहा, वो रुका नहीं। बॉडी डोनेशन की मैं बात कर रहा था। बॉडी डोनेशन कई लोग करते हैं, इनमें से देखिए जो सबसे मुख्य था, एक जो मैं नाम लेना चाहूंगा, वो था वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु। उसने एक एग्जाम्पल सेट किया था, और हालांकि बॉडी उसकी बहुत श्रिंक कर गई थी डेथ के टाइम, सब कुछ है, लेकिन उसकी बॉडी मेडिकल कॉलेज को डोनेट की। अब ये बॉडी डोनेट करने का एक प्रोसेस होता है कि आप अथॉरिटीज को बताते हो, वो कागज आपसे साइन कराते हैं, फिर ये बॉडी जो है विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड डिलीजेंस ये मेडिकल कॉलेज में रिसीव की जाती है, उसकी पूजा की जाती है, थैंक्स किया जाता है, फिर एक सर्टिफिकेट होता है, इशू किया जाता है। ये जो कॉर्निया को छोड़ के बाकी जो बड़े ऑर्गन डोनेशन है इंडियन, अगर आपको याद हो तो आज से 4-5 दिन पहले अखबार में न्यूज 3 तारीख को आई थी, न्यूज आई थी कि एम्स में ऑडिटोरियम में जिन लोगों के परिवारों ने ऑर्गन डोनेशन किया था उनको बुला के उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया गया था, स्टेज पे उनको ऑनर भी किया गया था, और उनको यूज किया गया था बाकी लोगों में ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करने। अब ये ऑर्गन डोनेशन बहुत जरूरी है, मैं फिर कहूंगा ऑर्गन डोनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में कमी है, जरूरत जिनको चाहिए वो ज्यादा है, और जो देने वाले हैं उनकी सोच अभी कम है। या तो इसके लिए दूसरा गवर्नमेंट कानून बना सकते हैं कि डेड बॉडी जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी, ये टिल देते कि हमारी प्रॉपर्टी अब नहीं, जैसे कि रशिया में होता है, जैसे सिंगापुर में होता है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो सारे ऑर्गन्स पहले रिट्राइव करके उसके बाद बॉडी जो है वो फैमिली को हैंड ओवर की जाती है, जितना शोरूमशाले में। लेकिन वो स्टेट का जो प्रोसेस है, तो कई बारी आप लोगों ने सुना होगा कि ये नेता यहाँ से गया और सिंगापुर से ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया, ठीक है, जैसे अमर सिंह गया। तो ये अब इसका इतनी शॉर्टेज है कि मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग इस मुहिम पे काम करें, जो यंग है वो कैरी ऑन करें, और लोगों को बातचीत करें, हर मीटिंग में इस चीज की चर्चा की जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, ताकि ये जो एक स्टिग्मा है हमारे समाज में इसको हम, कि ऑर्गन्स कम है। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो आइज जो थी श्रीलंका से आती, यानी हमारे देश के लोग हमारे लिए नहीं आइज डोनेट कर रहे थे, हमारे देश के लिए श्रीलंका वालों की आइज आ रही थी, और वो हम लोग ट्रांसप्लांट करते थे। कहीं ना कहीं हमारी सोच में कम है, वो सोच को ठीक करना है। ऑर्गन डोनेशन का 13 तारीख को इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है,
और दिल्ली में भी कुछ उस दिन 12-13 तारीख को काफी ये मीडिया पब्लिसिटी करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप उससे जुड़ें, आप लोग अपने फॉर्म भरें। फॉर्म भरेंगे तो आपको एक पूरा सर्टिफिकेट आएगा, थैंक्स करते हुए, आपको रजिस्टर करते हुए एज ए डोनर, और अपने परिवार वालों को बता दें। तो ये जो दान है ना, अगर आपने गुप्त रखा और परिवार वालों को नहीं बताया, तो ये जो एक तरह से वो विल है जो अगर आपने सिस्टम में नहीं आई तो एग्जीक्यूट नहीं, एग्जीक्यूट नहीं हो, टाइम पीरियड लिमिटेड है, तो वो पर्पज कर देंगे। तो ये जो विल है एक तरह से ऑर्गन डोनेशन की, इसको आप परिवार वालों को बताइए, और वो जो सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रेशन के बाद मिलता है उसको घर में लगा दें। एक तो दूसरों को मोटिवेट करेगा वो सर्टिफिकेट, और दूसरा जब जरूरत पड़ेगी तो उस सर्टिफिकेट को एक रिमाइंडर के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो ये मोटा मोटा ऑर्गन डोनेशन के बारे में था। और सब जगह ऑर्गन डोनेशन नहीं होते, जहां जहां अथॉरिटीज ने परमिशन दे रखी है वही होते हैं। इस बारे में कुछ मन में डाउट हो तो पूछिए। मैंने जो ब्रीफ में बताना था, क्योंकि ये पिछले हफ्ते भी नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे था 3 अगस्त को, तो हमने उसको भी मीडिया के थ्रू पब्लिसिटी की थी। आज जब इस बारी पंत जी का फोन आया तो मैं कहा ऑर्गन डोनेशन की चर्चा तो मैं जरूर करूंगा। जरूर सर, ये बहुत अच्छा आपने सब्जेक्ट लिया। लेकिन आपने डेथ की बात की तो ठीक है, लेकिन जीते जी यदि कोई अपने ऑर्गन से, यदि किडनी या कोई लंग से देता है, तो क्या उससे उसके शरीर पर, स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव पड़ता है? इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जीते जी लंग्स का डोनेट नहीं किया जा सकता, जीते जी किडनी और लिवर किया जा सकता है। किडनी हमारे पास 2 होती है, अगर दोनों स्वस्थ है तो एक किडनी जो है वो शरीर को कैरी ऑन कर सकती है, लेकिन किडनी आप डोनेट कर सकते हो सिर्फ अपने जो ब्लड रिलेशंस हैं, जिनको जो सर्टिफाई हो जाएंगे, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन का प्रोसेस लाइव जो है ये एक बोर्ड के थ्रू पास होता है। किडनी और लिवर ये 2 हैं जो लाइव डोनेशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और उसको कि अपने रिश्तेदारों के लिए आप उसको कर रहे हो तो उसमें ज्यादा सोचने वाली बात होती है। जो हाँ, कई बार पत्नी पति के लिए डोनेट करती है, कई बार बच्चे करते हैं, कई बार माँ अपने बच्चे के लिए करती है डोनेट, ये एक अलग विषय है। लेकिन ये जो डोनेशन आफ्टर डेथ है, ये एक ऐसा इशू है जिसको हमें पब्लिसाइज करना, लोगों को मोटिवेट करना ये बहुत जरूरी है। मतलब एक वाइफ अपने हस्बैंड को यदि किडनी या कुछ डोनेट करती है, तो क्या उससे दिक्कत आ सकती है? नहीं दिक्कत, देखिए लेने से पहले पूरी जांच होती है कि दोनों किडनी ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही, टेस्ट होते हैं। और दोनों, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारी 2 किडनी होती है, और एक किडनी अपने आप में सक्षम होती है शरीर को हैंडल करने। किडनी का काम होता है शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं या फ्लूइड होता है उसको एक्सेस को निकालना, तो वो दूसरी किडनी पूरा काम कर सकती है एक किडनी हटाने के बाद। मेरा थोड़ा सा इसमें ये था कि मतलब इसमें ब्लड रिलेशन होना जरूरी है? बाकी देखिए इस सारी एक्सरसाइज के पीछे यही है कि ये व्यापार का एक सिस्टम नहीं बन जाए, जो बन जाता है बार बार बन जाता है कि अब लोग कभी किसी को पकड़ के ले आते हैं ये मेरा रिश्तेदार है, फिर उसकी जांच होती है, सबके एक बोर्ड होता है जो उसको पास करता है, हर हॉस्पिटल के अंदर बोर्ड होता है। लेकिन आदमी खुराफाती है, कहीं ना कहीं से रास्ते उल्टे सीधे बना लेता है, फिर थोड़े दिन बाद अखबार में आता है किडनी व्यापार का धंधा पकड़ा गया है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के कोई क्वेश्चन है? बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरे ख्याल से मन में मैं बहुत यही कहूंगा, करूंगे। जिस शरीर के लिए आपने इतने भाषण सुने, इतनी एक्सरसाइज की, इतना योगा किया, उसको अमर करने का तरीका है ये, और इसके लिए आप एक सोच बनाइए और इसको करिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं दधीची देदान समिति हमने बनाई थी लगभग 35 वर्ष पूर्व, जी। मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। और अभी हम 17 तारीख को दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, आप सब उसमें आमंत्रित हैं। और जिन लोगों ने दधीची, जिन्होंने अंगदान, नेत्रदान किए, मैं उनके आभारी हैं। और जिन्होंने नहीं किए उनसे अनुरोध कि वो अपना शरीर दान, अंगदान, नेत्रदान कर। इस संस्था से पहली बार जुड़ा था, तो पहली बार जब कार्यक्रम में गया था
तो जिस डॉक्टर का लेक्चर वहां पर आ रहा था, उस डॉक्टर ने बताया कि जिस डेड बॉडी पर पढ़कर मैं डॉक्टर बना था, आज मेरा बेटा उसी डेड पर पढ़कर डॉक्टर बन रहा है, क्योंकि डेड बॉडी ही नहीं है, इसलिए उसको बार बार काटा जाए, बार बार सिया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का, से जुड़ा था। जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई तो हमने अपनी आंखें दान की थी। तो और कोई कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में दिल्ली में जितने लोगों ने आंखें दान की थी उन सबका बुलाया गया था। तो बताया कि जो आंखें आपने दान की थी वो आंखें इस हॉल में मौजूद हैं। सब पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगे, कहने लगे हम ये नहीं बताएंगे वो आंखें किसको लगी और हुई हैं, बिल्कुल सही कहा कि ये जिनको बताते भी नहीं, आंखें लगी हुई हैं, बिल्कुल सही कहा, जिनको भी बताते आंखें नहीं लगी है हुई कि हैं किसको दिया गया है, ये कभी नहीं बताते किसको दिया गया है। वो हॉल में मौजूद हैं। तो हम इस बात का प्रयास करें कि ये जो शरीर हमें मिला है ये निःशुल्क मिला है, इसको मरने के बाद जलाने की आवश्यकता नहीं है। रितंबरा जी ने भी एक बार एक कार्यक्रम में कहा था कि पेड़ रोते हैं, किस लिए रोते हैं कि हमने तुम्हारी जीवन की और तुम अपना शरीर जलाने के लिए मुझे काट रहे हो, मुझे जो। इसलिए अपने शरीर को, अपने अंगों को हम दान का प्रयास कर नहीं किया, वो हमें टेलीफोन करें, हम उनको ऑनलाइन ही फॉर्म भेजेंगे और उसमें फॉर्म भरकर अपने शरीर को, अपनी आंखों को, अंगों को दान करें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने समय दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे थैंक यू। नेक्स्ट सविता जी, आप कुछ कहना चाहती है? नहीं सर, तो आप माइक ऑन हो रहा है आपका बार बार। हाँ, नहीं है, और कोई और? सॉरी सर, हो गया होगा। पांडे जी सर। सर आपका माइक ऑफ है। पांडे। Am I audible now? यस यस। Okay. डॉक्टर साहब, आपके तो लेक्चर बहुत सुने हैं, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और हम आजकल दिल्ली से शिफ्ट होकर लखनऊ में आ गए। चंदू साहब, आपका इको आ रहा है। ओके, इज दैट ओके नाउ? जी ओके, हाँ, वो दूसरा इक्विपमेंट भी ऑन था। हाँ, तो कई बार सुना, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव, जब आप आते हैं तो इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। ये नया सब्जेक्ट जो आपने अभी टच किया था, ऑर्गन डोनेशन, कुछ साल पहले एक सीरियल आया करता था जिसमें कि कोई एक्टर है, उसने ये बोला और लोग कन्विंस हो गए कि उसका एक्सीडेंट हुआ था पिछले जन्म में और उसके ही वजह से इस जन्म में भी वो लंगड़ा के चलता है, बिकॉज दैट इज द प्रॉब्लम एंड ही फाउंड आउट। What have you got to comment on this? Because you see, if the organ is given, donated, does it have any effect like this, or it is only a myth? जी देखिए, डॉक्टर। ये मिथ ही है और ये कहना गलत होगा कि जैसे हम इस शरीर को छोड़ते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आत्मा तो मॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। और ये जो इस तरह की बातें होती हैं, ये ऑर्गन डोनेशन कैंपेन को डिस्करेज करने वाली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की बातें चर्चा में आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत, आंखें डोनेट करोगे अगली बार अंधे पैदा हो गए। अगर 50 लाख लोगों ने आंखें डोनेट की तो 50 लाख अंधे पैदा हो गए। ईश्वर इतना क्रूर नहीं है, जिसने जो अच्छा काम किया और उसको इस तरह। बहुत अच्छा, दिस इज व्हाट आई वांटेड हियर, बिकॉज लोग जो है बिलीव कर लेते हैं फालतू बातों में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी सर, ठीक है, थैंक यू। आपके वैसे भी श्रोता कम हो गए थे अंगदान की बात सुनते सुनते। प्रश्न तो खैर मैं इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा, बड़ा अच्छा विषय आया ये, कि मैं जब लोगों के पास जाता हूँ फार्म भरवाने,
तो कई माताएं मुझसे ही कहती हैं कि बेटे अगर मैं आंखें दान कर दूंगी तो मैं अंधी पैदा होंगी। तो मैं उनसे कहता हूँ माता जी फिर एक काम करो ना, आप पूरा शरीर ही दान कर दो ना, तो आप दोबारा पैदा ही होगी, काहे कोई झंझट में पड़ रही है, दोबारा मुक्ति बहुत मिल सही। जाएगी आपको। तो बात समझ आ जाती है, फिर वो फॉर्म भर देती है फटाफट। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत। देखिए हम लोग अपने शरीर से बहुत प्यार करते हैं, करना भी चाहिए, उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। लेकिन ये ऑर्गन डोनेशन तो हमारे को मूवमेंट बनानी है। हम 13 के आसपास हो सकते हैं, एक बड़ा फंक्शन भी करेंगे। अगर वो डिसाइड हो गया तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप लोग जितने लोगों को इन्वाइट। थैंक यू सर, बहुत सुंदर। अनिल सर की रिक्वेस्ट थी कोई कविता आपकी यूट्यूब पर जो आती है कोई। सुनने वाले तो सारे चलेंगे, श्रोता कितने बचे आप? नहीं नहीं है डॉक्टर साहब, ऐसी क्या बात है, हम सब लोग तो हैं। ऐसी क्या बात है डॉक्टर साहब, सुनाइए तो, हम लोग इधर ही बैठे हैं, हम नहीं जाते। भाई हमेशा सुनने वाले यही मौजूद हैं, बिना सुने हटेंगे ही नहीं। इसी पे अंगदान पे एक कविता लिखी थी मैंने। अरे वाह वाह, सुनाइए। नश्वर शरीर, नश्वर शरीर धो रहे हो, कभी परेशान भी हो जाते हैं, टूटती हड्डियों से, जोड़ों से। प्रवचन भी सुनते हो किसी के जाने पर, फिर सोचते हो क्या होगा मेरा। क्या करो इस शरीर के, अमर हो जाए सदा के लिए, अमर होने की चाह जाए। यही सोच होती है सबकी। हो तो सकते हो तुम अमर, अगर जज्बात सच्चे हो। अगर तुम्हारे जज्बात सच्चे तो अमर हो सकते हो तुम। किसी के दिल में अमर हो सकते हो, कुछ देकर अपने इस नश्वर शरीर से। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल भी तो नहीं है ये। बस एक सोच की जरूरत है तुम्हारी, मरने से पहले और बाद में। अमर हो सकते हो उस एक के दिल में, और उसके कई अपनों के दिलों में। एक कोशिश है, एक सोच की जरूरत है। कुछ सोच रहे हो तो मैं बताता हूँ, दान कर दो जो तुम्हारे काम का है। मरने के बाद ये शरीर किस काम का है, जलाने या दफनाने से तो अच्छा है। अगर किसी को जिंदगी मिलेगी तो अमर तुम भी हो गए, अमर तुम भी हो। अभी भी सोच रहे हो क्या, किसको वो अंग मिलेगा। पर राख और खाक होने से अच्छा है किसी के काम आए तुम्हारा ये शरीर। अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे उसकी यादों में, जिसको वो मिलेगा। अमर होने का बहुत अच्छा मौका है। तो ये अंगदान पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, ये अंगदान नहीं है, अमरता की प्राप्ति है ना, आपके आपके कविता के माध्यम से। बहुत बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब एक आध कविता और सुनाइए ना। अंगदान पर तो हो गया, आज आपका विषय जो है आपने बातों से भी कह दिया और कविता से भी कह दिया। यद्यपि एक आज मैं, बड़ा आपने कठिन काम किया, आज आपके वाकई गला ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने नहीं वो कहा तो हमारा ये गला कल स्वीकार। ही खराब हुआ है, तो मैं कमिटमेंट तो कर चुका था, तो पूरी तो करनी थी। नहीं या नहीं, उसके बहुत लिए बड़ी मैं बात, बहुत दो बड़ी बात। दो गोलियां खाई है पहले मैंने, फिर बीच में भी खा ली है। कमिटमेंट है वो तो, एक दृढ़ता रहती है हमारे सोच में। और जी मैं यही कहूंगा कि एक तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो माँ करके मेरी जिंदगी में आने वाली औरतें, वो कविता सुनिए, बहुत अच्छी है, वो बहुत कुछ कहती है। बहुत अच्छी। समाज के बारे में सोच है, मेरी जिंदगी में आने लगते हैं। तो जब मैंने स्टेज पे ये अनाउंस की थी कविता कि मैं ये सुनाने लगा हूँ, तो कुछ लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई कि पता नहीं अपनी कितनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बातें करेंगे। उसका लिंक आप भेज दीजिएगा सर, हैं? हाँ, वो उसका लिंक लिंक भी तो भेज हमारे दीजिएगा। हमारे चैनल पे मिलेगा, पर मैं आपको भेज दूंगा। हमारे चैनल पे डॉक्टर भगत न्यूज पे है। तो वो जब हमने ये कविता शुरू की, तो जब पहले टाइटल दिया तो लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आई कि आज तो मजा आएगा। लेकिन उस सेशन के बाद आधे लोग जो उस हॉल में बैठे थे, छोटा सा हॉल था, उन सबकी आंखों से आंसू निकल गए। क्योंकि उसमें हमने ऐसे ऐसे चेहरों की बात की, माँ की बात की, बेटी की बात की, बहन की बात की, टीचर की बात की, पत्नी की बात की, गर्लफ्रेंड्स की बातें की, आने वाली बहुओं की बात की, पोतियों की बात की। ये सब तो हमारी जिंदगी में आने वाली औरतें हैं। और जो इनका सुखद अनुभव कर सकता है वो करता है। जो दुनियादारी के चक्कर में ये अनुभव नहीं कर सकता सुखद, कुछ कमी है उसमें, कुछ कमी है जो वो इस सुखद अनुभव को नहीं कर पा रहा। तो बड़ी अच्छी कविता, मैं लिंक आपको भेज दूंगा, आप उसको देखिएगा।
मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही पसंद आई है वो। लिख तो मैंने ऐसे ही दी थी बैठे हुए एक दिन। बहुत अच्छा शीर्षक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा शीर्षक है और बड़ा आकर्षित करने वाला शीर्षक है। परंतु अभी तो आप उसको सुना नहीं रहे हैं, तो कोई एक रचना और हाँ सुना वो दें कोई। लंबी है 5-7 मिनट की है वो। हाँ, कोई तो और रचना सुना दें आप अगर। आजकल तो एक सुविधा हो गई हम लोगों के लिए भी कि कविता याद नहीं रहती, अब मोबाइल साथ रहता है। मोबाइल मेरे को तो वैसे भी याद नहीं रहता। हाँ, तो मैं अभी परसों संसद टीवी पर था कार्यक्रम, तो मैंने देखा कि हम 4 कवि थे, 2 सांसद थे उसमें। सभी लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल किया, क्योंकि जो है वो एक एक सज्जन थे, गुलाम अली सांसद, वो पेपर्स पर लिख कर लाए थे, मतलब उनके पास पेपर्स थे, बाकी सब लोगों के पास मोबाइल था जिसमें से वो जिसका सहयोग ले रहे थे। सुनाइए डॉक्टर साहब। बहुत छोटी सी है। वो बारिश की एक बूंद, 2 पैराग्राफ है बस। वो बारिश की एक बूंद भी मेरे प्यार को जगाती, उस आने वाली फुहार का आगाज कहती सी। वो बारिश की एक बूंद मेरे प्यार को जगाती, उस आने वाली फुहार का आगाज कहती सी। चाय की प्याली में टपकती वो कुछ बूंदें, चाय की प्याली में टपकती हुई कुछ बूंदें जल्द चाय पीने का इकरार करती। वाह। वो बारिश की एक बूंद मेरे प्यार को जगाती, वो बारिश की एक बूंद मेरे प्यार को जगाती। तो ये 4 लाइनें थी, वाकई 4 लाइनें थी ये। लंबा नहीं था। बारिश और चाय, आजकल समय भी वैसा ही है। तो अब इसके बाद, योग के बाद सभी लोग वो करेंगे, बारिश कई जगह हो रही होगी और चाय का आनंद लेंगे। दिल्ली में तो अभी नहीं है, कल तो इस वक्त इतनी बढ़िया बारिश हो रही थी, इतनी कल तेज। तो कल रक्षाबंधन का दिन था, कल आने जाने में लोगों को बहुत मेरा कठिनाइयां गला भी हुई। मुझे लगता है इसलिए खराब हुआ है कि कल जो हाँ। सुबह बारिश थी, मैं उसमें छत पे पौधों के बीच में काम कर रहा था और मैं पूरी अच्छा, तरह नहाया उस बारिश में आधा घंटा। इस समय भी आप अपने घर पर ही हैं? हाँ मैं घर पे हूँ, मैं अपनी टेरेस पे हूँ, मैं घुमा देता तो हूँ आपको। एक बार जरा कैमरा घुमा दें, आपका आपका घर का दर्शन लोग करें। घुमा रहा हूँ। ये ऊपर बच्चों का झूला है जो अभी ऊपर ऊपर टांग रखा है। ये हम्म, सामने एक फैमिली झूला है। और हम्म, ये पेड़ पौधे हैं मेरे चारों तरफ, वाह। पेड़ पौधे चारों तरफ। ये स्टेज है हमारी गाने बजाने के लिए इधर यहाँ पे। अच्छा, स्टेज भी बना रखी है वहां हाँ पर? हाँ परमानेंट। गाने का तो प्रोग्राम हमेशा शुरू से था, तो आज से करीब 30 साल पहले जब ये बनाया था तो ये स्टेज तो परमानेंटली बना ली थी। क्या बात है। बहुत सुंदर। तो चलिए अदीप जी, अब आप औपचारिक रूप से धन्यवाद बहुत भी कर सुंदर दीजिए। व्याख्यान रहा आपका दोनों सब्जेक्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और आगे भी हम कोई इस तरह के सब्जेक्ट पर आपसे विचार विमर्श करते रहेंगे। सामाजिक सब्जेक्ट लीजिए, अच्छा लगता है मुझे बात करना। और ब्लड डोनेशन तो मैं आपसे कहूंगा कि जिसने नहीं किया उसने कुछ मिस किया। जो 60 से नीचे हैं अभी भी करने की सोच सकते हैं, 60 के ऊपर वाले पहली बारी नहीं कर सकते। और मैंने भी 35-40 बारी शायद या 50 बारी किया होगा, ध्यान नहीं। फिर कुछ टेस्ट पॉजिटिव आने लग गया तो मैंने बंद कर दिया उसके बाद। तो ब्लड डोनेशन तो सबको करना चाहिए, 18 से 60 के बीच में जो लोग कर सकते हैं जरूर करें। थैंक थैंक यू सर। इसी के साथ क्लास के समापन से पहले एक दीर्घ ओम के उच्चारण और तत्पश्चात शांति पाठ करते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी कर लें। एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। भरे गहरा लंबा सांस। ओ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
कुछ क्षण इस शांति को अनुभव करें, अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का, धन्यवाद आप सभी आत्माओं का जो इस पटल पर आज जुड़े हुए हैं, और दोनों हाथों से घर्षण करें और उससे निकले हुए ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। और जो पहली बार आज हमारी क्लास में जुड़े हैं उनके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारी ये नियमित क्लास होती है जो 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है सुबह और 7 बजे तक रहती है। संडे को केवल हम 6 से 8 का प्रोग्राम रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत Thank you all very much. God bless you. Have a good day. जी, सबका दिन शुभ हो। आज तो दो कर्नल साहब दिखाई